हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का मिक्सिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। बायोलॉजी का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और फिजिक्स का भी रहेगा। मिक्सिंग क्वेश्चन 5 को रहेगा, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। 5 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ 2-2 नंबर का, और ये एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा और बायोलॉजी भी रहेगा। मात्र क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम है, मैट्रिक का एग्जाम है 17 तारीख से, 17/12/2025 से एग्जाम है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन रहेगा क्या, 2-2 नंबर वाला। फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और बायोलॉजी का भी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन लाते हैं वह क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेके आते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, आप लोग ध्यान समझें। पहला क्वेश्चन रहेगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। हमारे जो घर में जो वायरिंग होता है, जो टोटल जो बल्ब जल रहा है हमारे घर में वायरिंग होता है, वह श्रेणी क्रम में क्यों नहीं होता है? क्या कारण है कि आखिर नहीं होता है? समानांतर क्रम में क्यों होता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन था। यानी कि आप लिख लेते हैं घरेलू, क्वेश्चन था घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन श्रेणी क्यों नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यानी पूछ रहा ना कि घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते हैं, समानांतर क्रम में काहे करते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका एक ही काम है, जैसे आप लोग समझ ले बढ़िया से। जैसे श्रेणी क्रम ये हुआ श्रेणी क्रम हुआ कि नहीं, ये हुआ श्रेणी क्रम। इसको हम बैट्रिक से जोड़ देते हैं। मान के चलिए इसको हम बैट्रिक से जोड़ दिए, ये बैट्रिक से हम लोग इस पर क्या किए, जोड़ दिए। और यहाँ पर क्या किए, एक स्विच लगा दिए। यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक स्विच लगा दिए। अब प्लस और माइनस से जोड़ दिए। अब जानते हैं ये हो गया प्रतिरोध R1, ये हो गया प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध हो गया R3। अब आप लोग बताएं, ये बैटरी से जोड़ दिए। अब बैटरी को स्विच को ऑन किए, तो ऑन किए तो धारा का प्रवाह ऐसे होगा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो धारा के प्रवाह जब ऐसे होगा तो अब बताएं धारा का मान घटा की बढ़ा। अरे यार, कुछ बल्ब ये खींचेगा, तो धारा का मान घटा की बढ़ा। तो धारा का मान घटा ना, यानी विद्युत धारा का मान क्या हुआ, घटा। क्यों? क्योंकि 3 बल्ब है। अगर एक बल्ब और लगा दे तो धारा का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। एक बल्ब और जोड़ दें, मान के चलिए कि एक बल्ब हम और जोड़ देंगे तो धारा का मान घटा कि बढ़ा? घटेगा। और जोड़ दें तो घटा कि बढ़ा? घटेगा। यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे जैसे उपकरण को, यानी जैसे जैसे प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान घटता है। और एक कारण है कि अगर एक बल्ब खराब हो जाता है, तो टोटल बल्ब खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन नहीं करते हैं। मात्र यही कारण है कि जैसे जैसे उपकरण को, यानी जैसे जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे ना तो धारा का मान घटले जाएगा। जैसे आप लोग ऐसे समझे, एक पंगत है, पंगत में 25 व्यक्ति बैठा हुआ है, 5 व्यक्ति और बैठ जाए, अब पूरी बांटना स्टार्ट होगा तो पूरी घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना। और समझे, अगर पंगत में एक व्यक्ति उठ जाता है तो टोटल व्यक्ति को उठना होता है। पंगत का नियम है। तो यही श्रेणी क्रम का नियम है कि अगर एक बल्ब खराब हुआ तो टोटल बल्ब खराब हो जाता है। यही मुख्य कारण है कि अगर एक बल्ब खराब होगा ना तो टोटल बल्ब ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। इसीलिए घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन हम लोग श्रेणी क्रम में नहीं करते। अब इसी चीज को हम लोग डिफिनेशन बना के लिख देंगे। ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये क्या है, कॉन्सेप्ट। अब क्या लिखेंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जैसे जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान घटता है, विद्युत धारा का मान घटता है
और एक बल्ब खराब हो जाने के बाद पूरा बल्ब खराब हो जाता है। सिंपल बात है। अब इसी चीज को लिख देंगे, बस इसी चीज को लिख देते हैं बना के डिफिनेशन। ये हुआ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें, कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा याद रखें तब बनेगा। जैसे अब इसको उत्तर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन का उपयोग, संयोजन घरेलू विद्युत परिपथ का श्रेणी क्रम में संयोजन का उपयोग, घरेलू विद्युत परिपथ का उपयोग, का हम लिखेंगे उपयोग, का उपयोग श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जैसे जैसे श्रेणी क्रम में, जैसे जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान घट जाता है और एक बल्ब खराब होता है तो पूरा बल्ब खराब हो जाता है। और इसमें जोड़ लेंगे और एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरा बल्ब खराब हो जाता है। काम खत्म। ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर में। जब भी एग्जाम में आए तो ऐसे ही लिखना है, मात्र इतना ही लिखना है, ज्यादा हम लोग को नहीं लिखना है। पूछ रहा था घरेलू विद्युत परिपथ का संयोजन श्रेणी क्रम में क्यों नहीं करते हैं। तो कारण बताएं कि जैसे जैसे प्रतिरोध को जोड़ते हैं वैसे वैसे धारा का मान घटता है और एक बल्ब खराब हो जाता है तो टोटल बल्ब खराब हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, समानांतर क्रम में करते हैं। कॉन्सेप्ट खत्म। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन 2 क्या, इसको आप लोग लिख लें, इसमें हॉट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसको आप लोग लिख लें बढ़िया से। अब क्वेश्चन चलते हैं 2। हम लोग क्वेश्चन का 2 क्या कर रहा है, इसको हम साफ कर लेते हैं। साफ भी नहीं हो रहा है साला। अच्छा, इसको साफ कर लेते हैं, 1 सेकंड। क्वेश्चन हम लोग आगे चलेंगे, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो साफ कर लेते हैं। साफ हो गया ना। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ये तो कोई हार्ड है नहीं, 1 सेकेंड। हाँ, टोपी हम ये टोपिया खोल लेते हैं, है ना। हाँ, अब सटीक हुआ। क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो क्या इसको लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अपक्षेप का निर्माण होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग शॉर्ट में समझे, अपक्षेपण के मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग पानी और बालू को मिलाएंगे तो साला मिक्सिंग कर जाएगा, लेकिन कुछ देरी के बाद क्या होगा, बालू नीचे जाके बैठ जाएगा, ताली में जाके क्या होगा, बैठ जाएगा, यानी अपक्षेप का निर्माण कर लेगा। उसी को बोलेंगे हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे हम लेते हैं AgCl2 ले लिए, अब प्लस ले लेंगे, चाहे ई नहीं लें, चाहे लेते हैं NaCl, एक लेते हैं NaCl, एक लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, हम लेते क्या लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा ना, तो बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। तो रिएक्शन हमेशा होता है प्लस माइनस में, तो ये रिएक्शन करेगा इससे, आई रिएक्शन करेगा इससे, तो बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3, यानी कि यही आप लोग का अपक्षेप का निर्माण हो गया। इसी को बोलेंगे हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल दिए, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का एक अपक्षेप प्राप्त हो गया, उसी को बोलेंगे हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया। काम समाप्त। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, जैसे AgNO3 प्लस NaCl और बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3, ये अपक्षेपण अभिक्रिया हो गया। अपक्षेपण करने का मतलब हुआ कि जैसे हम एग्जांपल दे, जैसे पानी और बालू को घोरेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो कुछ देरी के बाद क्या होगा, बालू जाके नीचे बैठेगा ना, घुलेगा, लेकिन कुछ देरी के बाद नीचे जाकर बैठ जाएगा, यही अपक्षेप का निर्माण हो गया। जब इसके साथ इसको रिएक्शन किया है, जब सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराए, तो क्या बन गया, AgCl यानी अपक्षेप निर्माण हो गया, और बन गया NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। बस अब चलते हैं हम लोग आगे क्या है कि पवन ऊर्जा से हम लोग का क्या लाभ है। क्वेश्चन 3, पवन ऊर्जा से हम लोग का क्या लाभ है, इसको आप लोग लिख लें। हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि पवन ऊर्जा से हम लोग का क्या लाभ है आगे, यानी कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने से क्या लाभ है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने से क्या लाभ है। क्या लाभ है, लाभ तो कुछ है ना, कैसी है, तो लिखेंगे यानी क्या फायदे हैं, यानी लिखेंगे, पूछ रहा था पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने से क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं, यानी पवन ऊर्जा से हम लोग विद्युत उत्पन्न करने से क्या फायदे हैं, क्या फायदा है। तब पवन ऊर्जा समझ में आता है। सबसे पहले पवन ऊर्जा हम लोग उसको बोलेंगे, जैसे एक खेत हो गया, खेत में ये देखे होंगे लगल, ये लगल देखे होंगे, ये वाला देखें खेत में लगा हुआ, ये क्या करता है, ये नचता है, इसके नीचे डायनेमो लगा दिया जाता है, इसके नीचे क्या लगता है, डायनेमो लगा दिया जाता है, और जितना स्पीड में ये नचेगा उतना ही विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा, यानी करंट ज्यादा होगा। ये पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को। क्यों, क्योंकि ये डेनमार्क में ज्यादा लगा हुआ है, ये वाला डेनमार्क में ज्यादा लगा हुआ है, यानी पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं। इसका स्पीड कम से कम होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तब ये चलेगा, ऐसे नहीं, इसका स्पीड फिक्स है कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर चलना चाहिए, ये वाला 1 घंटा में 15 किलोमीटर चलना चाहिए, तब क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो कह रहा है कि
ये हवा से होता है, हवा से, हवा चला, जितने स्पीड से हवा चलेगा उतना ही स्पीड से नचेगा। स्पीड यानी हवा का वेग ज्यादा तो विद्युत धारा ज्यादा, हवा का वेग कम तो विद्युत धारा का वेग, विद्युत यानी कि विद्युत उत्पन्न कम होगा, सिंपल बात है। अब कह रहा है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने से क्या फायदा है, कुछ तो फायदा है ना कि नहीं फायदा, तो नहीं रहता फायदा तो क्या लगाते इसको हम, कुछ तो फायदा है। तो पहले लिखेंगे इसका यानी कि पवन ऊर्जा से निम्नलिखित फायदा है। अब क्या क्या फायदा जो हम जान लेते हैं। पहले बताएं कि ये पवन ऊर्जा नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, तो नवीकरणीय, एक बार उपयोग करने के बाद हम लोग पुनः इसको उपयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे पवन ऊर्जा एक अच्छा संसाधन है। पहला पवन ऊर्जा लिख लेंगे, पवन ऊर्जा एक अच्छा संसाधन है। पवन ऊर्जा एक अच्छा संसाधन है पवन ऊर्जा एक अच्छा संसाधन है और यह नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। ये भी लिख लेंगे इसी में, यह नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है, पहला हो गया। ये हम क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, मात्र 2 नंबर में। मार्कर नहीं चल रहा है, इंक डाल लेते हैं, इंक हम लोग देख लेते हैं इंक है कि नहीं, डाल लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इंक देख लेते हैं इंक है कि नहीं, 1 सेकंड, ये तो नहीं हो गया, देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे है, अब आप ही लोग बताएं पवन ऊर्जा से प्रदूषण फैलता है, हवा से कहां प्रदूषण फैल रहा है, हवा से फैलता है प्रदूषण, तो लिखेंगे पवन ऊर्जा से प्रदूषण कम फैलता है। तो लिख लेंगे पवन ऊर्जा, लिखेंगे पवन ऊर्जा से प्रदूषण कम फैलता है, यानी कि पवन ऊर्जा से प्रदूषण कम फैलता है। एक और लिख लेंगे बात, एक और लिख लेंगे मात्र। अब क्या लिखेंगे, पवन ऊर्जा एक अस्थायी संसाधन है। अस्थायी संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ, एक जगह फिक्स है, ये नहीं कि 5 दिन के बाद यहाँ, 5 दिन के बाद वहाँ, 5 दिन के बाद यहाँ, 6 दिन के बाद यहाँ, ऐसा नहीं होता है। तो लिखेंगे पवन ऊर्जा एक अस्थायी संसाधन है। तो लिखेंगे पवन ऊर्जा एक अस्थायी संसाधन है। पवन ऊर्जा एक अस्थायी संसाधन है। ये 2 नंबर में हो गया। आप 2 को लिखेंगे फिर भी 2 नंबर मिलेगा, 3 को लिखेंगे फिर भी 2 नंबर मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। एक क्वेश्चन हो गया, 3 को हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आगे हम लोग के क्या है, क्वेश्चन आगे क्या रहेगा, हम लोग को क्या रहेगा कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं रहेगा। चलिए लिख लेंगे लिख लेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस, एक साथ लिखेंगे उत्तल लेंस, एक साथ लिखेंगे हम लोग अवतल लेंस, एक साथ लिखेंगे अवतल लेंस। तो सबसे पहले उत्तल लेंस का फिगर आना चाहिए। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, आई हो गया अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। तो बताएं ऊपर वाला भाग कहलाता है शीर्ष, ये हम लोग का भाग होगा शीर्ष। अब बीच वाला क्या होगा, यानी ये होगा बीच का भाग, ये होगा बीच का भाग, ये होगा शीर्ष का भाग, यानी नीचे वाला शीर्ष भाग कहलाएगा। ये क्या होगा शीर्ष का भाग, ये होगा हम लोग का शीर्ष का भाग, और क्या होगा बीच का भाग, यानी होगा बीच का भाग, और ये क्या आएगा शीर्ष का भाग, ये हम लोग को होगा शीर्ष का भाग। आप चेक करें आप लोग, यानी कि वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अरे छोटा कितना आसान है रे। वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग मोटा
अब बीच का भाग शीर्ष का भाग पतला, पतला ना ऊपर जाकर पतला ना हुआ, तो शीर्ष का भाग पतला अब बीच का भाग मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाएगा। और वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग मोटा अब बीच का भाग पतला, और देखिए आप लोग देखिए पतला हो रहा है, बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। आप इसी चीज को लिख देंगे, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब यानी कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होता है, और अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी और छोटा होता है। इस चीज को लिख देंगे, बस हो गया 2 नंबर, बस इस चीज को लिखना है। अब लिख देंगे, इस चीज को हम लिख देंगे, है ना, लिख देंगे वैसा लेंस, इसमें लिख देंगे वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग क्या हो, शीर्ष का भाग मोटा नहीं, शीर्ष का भाग पतला, शीर्ष का भाग पतला तथा वैसा लेंस जिसका शीर्ष का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो, ये पहला हो गया। इस साइड लिखेंगे वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला, वैसा लेंस बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो, शीर्ष का भाग क्या हो, मोटा हो। आगे लिख लेंगे इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, और ऐसा लिखेंगे इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और लिख लेंगे तीसरा, इसमें बना प्रतिबिंब यानी कि इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। काम खत्म। ये 2 नंबर कंप्लीट आप लोग का मुट्ठी में। लास्ट क्वेश्चन इसमें आप लोग लिख लें, इसमें हॉट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हम पक्का लिखें। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या कहता है, इसको हम साफ करते हैं, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, जो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि स्वापोषण और परपोषण में क्या अंतर है। लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का, स्वापोषण और परपोषण में क्या अंतर है। आप लिख लेंगे स्वापोषण और परपोषण। स्वापोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो स्वापोषण किसको बोलेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाए, उसको बोलेंगे स्वापोषण। अब परपोषण किसको बोलेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें
पोषण के यानी कि परपोषण किसको बोलेंगे कि पोषण की उपाय विधि जिसमें जीव जंतु किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, उसे क्या बोलेंगे? परपोषण। इसी को लिख देंगे। स्वापोषण में कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे। और परपोषण में कौन आएगा? मानव, जानवर, कुत्ता, ये सब दूसरे पर डिपेंड है, उसको बोलेंगे हम लोग परपोषण। लिख लेंगे, इसी उत्तर में लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे पोषण का उपाय रूप, लिख लेंगे पोषण का उपाय रूप जिसमें पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे स्वापोषण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? स्वापोषण कहते हैं। इस परपोषण में क्या कहेंगे? पोषण का वह रूप लिख लेंगे हम लोग पोषण का वह रूप जिसमें जीव जंतु अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। उसे परपोषण कहते हैं। आप अपन बताएं स्वापोषण में कौन कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे आ गया, शैवाल आ गया। तो इसमें लिख लेंगे इसका उदाहरण, यानी कि इसमें लिखेंगे इसमें हरे पेड़ पौधे या शैवाल आते हैं, शैवाल आते हैं। और इसमें क्या आएगा? इसमें लिखेंगे इसमें मानव, कुत्ता, बकरी, ये सब आदि आते हैं। इसमें अपना भाषा मतलब लिखा हुआ है, लिखेंगे इसमें मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सब आते हैं। ये सब आते हैं। काम खत्म। ये 5 गो हो गया। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। अब वीडियो को अधिक से अधिक कम से कम आप लोग शेयर करें यार। आप लोग वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं। कम से कम वीडियो को देखें तो कम से कम अधिक बच्चे के पास शेयर करें। एक तो अपना देखते हैं, ठीक है, और बच्चों के पास शेयर करें कि वीडियो मेरा अधिक से अधिक फैले और सब्सक्राइब क्या हो, बढ़े। सिंपल बात है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।